हेलो नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। प्यारे बच्चों, किसी कारणवश हम यूट्यूब पर नहीं आ पा रहे थे, ना मेरा वीडियो आ रहा था, ना लाइव हो पा रहे थे। कई कारण था, ठीक है, कभी चर्चा कर लेंगे। आप लोग का जो है कल 17 फरवरी को एग्ज़ाम है मैथ का, तो आपके लिए हमने कुछ मेहनत करके कॉन्सेप्ट फार्मूला एकत्रित करके लाया है, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है यह एक बूटी का काम करे, रामबाण का जो है काम करे। और इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको देख लीजिएगा, तो आपका देखिए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, मतलब 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 को बनाना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसमें पूरा के पूरा आपका कवर हो जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में यह फ़ायदा करेगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला का निचोड़ इसमें हमने रखा है। जल्दी इसमें फास्ट में हम जो है इसको करा देते हैं, ताकि आपका समय भी वेस्ट ना होगा। चलिए, तो आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप जो है भूल जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए, तो हम आपको बना करके हमारे पास जो गेस क्वेश्चन है उसको डाल देंगे। ठीक है, फ़िलहाल अभी हम इसको करते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछ दे तो कैसे बनाइएगा। देखिए 0.3 और 2 पर रेकरिंग है, कह रहा है P/Q के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले जितना दिया रहेगा उतना लिख दीजिएगा। तो 32 दिख रहा है आपको, 32 लिखिएगा। अब बिना रेकरिंग का है उतना घटा लीजिएगा। तो 3 बिना रेकरिंग के है, घटा लेंगे। अब बट्टा में 9 लिखिएगा। जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना उसके लिए 9 लिखिएगा। अब बिना रेकरिंग के लिए जितना अंक होगा उसके लिए 0 लिखिएगा। तो 2 पर रेकरिंग एक बार है तो 1 9 लिखे, और बिना रेकरिंग का 1 अंक है तो उसके लिए 1 0 लिखे। तो 32 से 3 घटाइएगा तो 29/90 आंसर होगा। कहेगा कि 2 2.5 के बीच में, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए। उसमें √5, √9, √11 ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो √5 का वैल्यू 2.14 कुछ करके होता है, मतलब 2 और 2.5 के बीच आता है। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दशमलव प्रसार से क्वेश्चन पूछता है। तो दशमलव प्रसार 2 तरह के होंगे, शांत और अशांत होंगे, ठीक है। ये देखिए शांत और अशांत तो कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा, ठीक है, तो उसके हर के गुणनखंडन में 2 या 5 का घात दिखेगा तो वह शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा गुणनखंड अगर दिख जाए तो वह अशांत होगा, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए 1/4 रहे, 1/5 रहे, चाहे 3/10 रहे, ऐसे करके प्रश्न दिया जाए तो शांत होगा। लेकिन वही दे दें आपसे कि 5/21 दे दे, तो 3 7 21, 3 7 जो है ये जो है क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस पर आप जो है ध्यान रखिएगा, क्लास में बहुत सारा आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। देखिए अगला कहेगा अपरिमेय और परिमेय से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ 2 + √2, तो परिमेय और अपरिमेय जोड़ते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होता है, ठीक है। या घटाते हैं तभी क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। और गुना का भी आप लोग को पढ़ाए हुए हैं कि परिमेय और अपरिमेय का गुना होगा तो अपरिमेय आएगा। पाई क्या होता है, तो अपरिमेय होता है। √2 क्या है, जिसका वर्गमूल ना निकलेगा आप अपरिमेय होगा। 1/√2, 1/√3, 1/√7 सब अपरिमेय होता है। इस प्रकार से 0.12, 112 लगातार अगर संख्या दिया रहे तो अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। अब कुछ जो है आपसे यो देता है कि वर्गमूल जो है वर्ग रूट के अंदर दे देगा। ध्यान रखिएगा, ये देखिए इस प्रकार से अगर प्रश्न आपसे पूछता है रूट के अंदर 49/64, रूट अंडर 49/64, तब वर्गमूल निकालेंगे तो 7/8 परिमेय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या कितना हुआ, अभाज्य संख्या का मशक कहेगा तो कितना हो जाएगा, 1 होता है। ये देखिए 2√2/√2 काट दीजिएगा, √2 से √2, तो 2 क्या बचेगा, परिमेय संख्या बचेगा। HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।
यूक्लिड विभाजन का सिद्धांत क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। प्रथम समअभाज्य संख्या 2 होता है या सीधा प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग गाना पर ध्यान मत दीजिएगा, इसमें मान लेते हैं गाना वाना आपको सुनाई दे, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, वाई क्यू माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात पूछ रहा है, बहुपद का घात पूछे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो 3 घात होगा, द्विघात बहुपद होगा तो 2 घात हो जाएगा, रैखिक बहुपद देगा तो घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शून्यकों का योग जो है दे देता है 2, गुणनफल दे दे। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला याद रखिएगा, इस पर रख करके निकालिएगा तो x² माइनस 2x माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लीजिएगा। ध्यान इहो रखिएगा कि वहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल ना देकर सीधा शून्यक दे देता है, तो वहाँ पे योग और गुणनफल निकाल लीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न कहता है इस प्रकार से x² माइनस x प्लस 4 बहुपद दे दे और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a होता है। तो यहाँ b का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो माइनस में होगा, -1 है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और बट्टा में भी 1 होगा, यानी 1 आंसर हो जाएगा। x² माइनस 3 बराबर 0 दे दे इस तरीके से, और शून्य कहें निकालने के लिए तो बराबर में चला जाएगा, √3 हो जाएगा। जब स्क्वायर यहाँ से हटाइएगा तो √3 प्लस और माइनस, रूट में से कोई भी वैल्यू अगर देता है तो यहाँ पे 2 वैल्यू, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। देखिए जब भी कोई भी चर अगर बट्टा में दे देता है, ठीक है, या घात अगर इसका माइनस में दे दे तो वह बहुपद नहीं होता है। ठीक है, वह बहुपद नहीं होगा। या रूट में कोई चर दे दे तो वह भी बहुपद नहीं होगा। इससे बहुत सारा प्रश्न जो है पूछता है, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। अगर इस तरीके से आपको दे दिया रहे बहुपद दे करके आपसे पूछता है कि 1/α आप प्लस 1/बीटा का मान बताइए, तो कैसे निकालिएगा, तो पहले इसी का हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इस तरीके का प्रश्न अगर देता है तो आप इसी को पहले हल कर लीजिएगा। 1/α प्लस 1/बीटा, इसके बटा का जोड़ करिएगा तो नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा। मतलब इस शून्यकों का जोगफल याद है ना, -b/a हो जाएगा, और ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। तो -b/a गुना, इसको पलटिएगा ना, नीचे c/a है तो ऊपर a चला जाएगा, c नीचे, तो a से a कट जाएगा और -b/c आता है। यहाँ से समीकरण से वैल्यू उठा लीजिएगा तो एक आ रहा है और माइनस में है। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी माइनस इसमें होता है, माइनस है। ठीक, और यहाँ से एक इसका जो है हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -b/c, यहाँ पे c का वैल्यू भी 1 है, और तो -1/1 का मतलब क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इस पे प्रश्न जो है कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम रख दिए हैं। चलिए, तो इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि px बराबर x² माइनस 3x प्लस 5, तो α/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा का मान बताइए। तो इसको जो है ना आप बटा के जोड़ करके हल कर लीजिएगा। हल करिएगा तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए यहाँ से हम आपको बता देते हैं, बीटा इंटू अल्फ़ा चाहे अल्फ़ा इंटू बीटा, LCM हो जाएगा, तिर्यक गुना करिएगा α² प्लस बीटा² होगा। अब ये हो जाएगा, फार्मूला याद करिए, A² प्लस B² बराबर होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो उस पर बैठा दीजिएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा।
अभी आपको मिल जाएगा -b/a का होल स्क्वायर माइनस c/a होगा, तो 2 × c/a, नीचे भी c/a हो जाएगा। अब मान उठा के यहाँ से रख लीजिएगा, मान निकाल लीजिएगा। चलिए, तो इतना आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए, अब घात के रूप में पूछेगा तो जब भी किसी का घात पूछे, एक है तो एक रैखिक कहा जाता है, दो घात है तो द्विघात, तीन घात है त्रिघात कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंसेप्ट कम समय में हो जाए। ध्यान दीजिए, इस तरह के ग्राफ आपको एगो दे देगा। ग्राफ दे करके कहेगा कि बताइए कि शून्यक कितना होगा, बहुपद के px के शून्यक बताइए। तो इसमें देखिएगा कि x अक्ष को, ध्यान रखिएगा, x अक्ष को जितना बार काटेगा ना ग्राफ, ये लाइन, उतना ही इसका शून्यक। तो 1 2 3 बार काटी है यहाँ पे, तो इसका शून्यक हो गया 3। बात समझ में आ गया ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि px का एक शून्यक 3 है तो किससे विभाज्य होगा। ऐसा प्रश्न देगा तो प्लस में होगा ना, तो x में से घटा दीजिएगा, माइनस में अगर दे तो x में जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्लस में है तो x - 3 आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न कहेगा कि px का शून्यक x + 5 है तो शून्यक बताइए। तो इसी के बराबर जो है 0 पुट करके निकाल लीजिएगा। तो x + 5 = 0 करिएगा तो क्या हो जाएगा, x = -5 हो जाएगा, ठीक है। -5 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखिए साफ VVI जितना है ना उतना हम रख दिए हैं इसमें। 6x4y और 12xy का मौसा निकालना है। तो मौसा में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है, ऐसे करके आप लोग तोड़ लीजिएगा। और तोड़ने के बाद देखिएगा दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है। तो 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x और y कॉमन आ रहा है, मतलब 2 × 6xy कॉमन हो जाएगा, वहीं HCF हो जाता है। आइए, तीसरा चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, जो ग्राफीय मेथड से भी पढ़े होंगे, हल के माध्यम से भी, मतलब अनुपातों की तुलना करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों अनुपात का तुलना करके हम लोग पता करते थे कि इसका कितना हल है और ग्राफ कैसा होगा। तो a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो उसको कहते हैं अद्वितीय हल या संगत कहते हैं, ठीक है। और ग्राफ पूछेगा तो प्रतिच्छेदी होगा, ऐसे काटते हुए। अगर जो है 2 गो बराबर अनुपात है, a1/a2 और b1/b2 बराबर और c1/c2 बराबर नहीं है, तो यह संगत ही असंगत इसको माना जाता है, कोई हल इसका नहीं होता है। और ग्राफ जो होता है समांतर होता है, एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होता है। तीसरा में है कि तीनों अनुपात अगर बराबर है तो अनेक हल होता है, संगत कहते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है समपाती। समपाती का मतलब हुआ एक एक लाइनों पर सारा बिंदु आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कहेगा कि के किस मान के लिए, इसमें कई तरीके से पूछेगा। के किस मान के लिए 2x + 3y = 7, kx + 9y = 15 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कहेगा या समपाती कहे या समांतर कहे, जैसे भी कहे उसके नियम के हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बनाते हैं प्रतिच्छेदी या अद्वितीय हल कह रहा है, तो a1/a2 = नॉट b1/b2 होता है, तो उस फार्मूले से बनाएंगे। तो यहाँ पे a1 2 हो गया और a2 k हो जाएगा, तो 2/k = नॉट, और 3 क्या हो जाएगा, तो b1 और b2 हो जाएगा 9। तो 3 से काटिएगा तो 3 × 3 = 9 हो गया, और 3 गुना कर लीजिए, 2 × 3 = 6, k = 6, k = नॉट 6, ठीक है। मतलब 6 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या, मतलब पूरा के पूरा इसमें कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे इसे देता है, अब जो प्लेन होता है तो 4 पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, या हिंदी में प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका साइन जो होता है क्या होता है, प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सेकंड का क्या होता है, तो माइनस होता है। और थर्ड का क्या होता है, तो माइनस होता है। और फोर्थ का प्लस होता है। तो इस सब को ध्यान रखिएगा, इस पे भी प्रश्न पूछ देगा। जैसे 2 5 दे दिया है, कहेगा कौन से पाद में है, चाहे कौन से चतुर्थांश में है। तो साइन देखिएगा प्लस है क्या, तो प्रथम में जाएगा। ऐसा ही दे करके जो है बना लीजिएगा। आगे देखिए,
अब अगले प्रश्न में क्या पूछता है, विवेचक या विविक्तकर पूछता है। ठीक है, इसे समीकरण दे दिया 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इजिकल टू 0 के विवेचक बताइए या विविक्तकर बताइए। तो विवेचक जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से मान उठा के रख दीजिए b, तो b का यहाँ से -2, यहाँ पे जो गुणांक में रहता है वही रखते हैं, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 और c का मान 1/3। तो 3 से 3 तो कट गया, अब माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और फिर इधर भी 4 है तो 4 से 4 गया 0 हो जाएगा। बात समझ गए। और इसी के आधार पर समीकरण के बारे में भी पूछेगा कि हल कैसा है। ठीक है, तो जैसे b² माइनस 4ac यानी d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा मिल जाए तो वास्तविक एवं भिन्न जो है हल होता है उस समीकरण का, दोनों हल जो होगा भिन्न भिन्न होगा। लेकिन b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ जाए तो वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन वही b² माइनस 4ac का वैल्यू ऋणात्मक आ जाता है, 0 से छोटा, तो अवास्तविक होता है। अगला पॉइंट, d बराबर 0 अगर है तो मूल जो होगा बराबर होता है, और कैसे निकलेगा तो -b/2a। मूल बराबर अगर दोनों हो तो x बराबर -b/2a के फार्मूला से निकाल लीजिएगा। देखिए उसके बाद द्विघाती सूत्र है, तो द्विघाती सूत्र x बराबर -b और प्लस माइनस √d या d के जगह रख दीजिएगा b² माइनस 4ac/2a। इस पर भी प्रश्न आपसे पूछेगा। अब हम लोग चलते हैं AP में। ठीक है, अब AP में हम लोग चलेंगे। देखिए तो AP में जो एक श्रेणी होता है, सीरीज होता है, उसमें प्रथम पद a माना जाता है, सार बनतर d, रूप AP का होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके आगे की तरफ nवां पद तक जाता है। an को nवां पद कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं, Sn को n पदों का योग कहते हैं। अब देखिए nवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n पदों का योगफल निकालिएगा तो फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसी के लिए एक और फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है। मतलब प्रथम और अंतिम पद दिया रहे तो ये फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि समझ गए होंगे सब। d बराबर दूसरा पद, पहला पद छोड़ के कौनो भी पद उठाइएगा उसके पहले वाला घटा लीजिएगा तो d निकल जाएगा, सारमंतर निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट, जैसे कि प्रश्न आपसे कह दे कि 2 7 12 का 10वां पद निकालिए तो a 10 निकालना है। पहले लिख लीजिएगा a का मान कितना 2, d का मान कितना, तो 7 उठाइए, 7 में से 2 घटाए 5 हो गया। a 10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9d भी लिख सकते हैं, वो कम करके a प्लस 9d कर लीजिएगा, चाहे फार्मूला से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a का मान 2 और 9 गुना 5 47 आंसर हो जाएगा। वैसे ही nवां पद पूछा है तो nवां पद ऐसे निकाल लेंगे, यही फार्मूला रहेगा। जैसे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालिए। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणज यानी 15 के पहाड़ा, तो 15 का जब पहाड़ा है तो 15, ठीक है 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 के पहाड़ा है, तो 8 16 24 ऐसे करके 8 का जो है इसमें अंतर है, तो पहला पद 8 हो गया, d 8 हो गया, और 15 को पद इसमें दिया है। इस 15 निकालना है तो n/2 यानी 15/2, और यहाँ 2a होता है तो 2 इंटू प्रथम पद a, तो 8 दूना 16 और प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 तो 14 इंटू d, तो d 8 है, गुना करिएगा तो 112 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा 128, 2 से काटेंगे 64 और 15 का गुना हो जाएगा तो 960 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा हूबहू आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसी सब से प्रश्न आएगा। जैसे कह दे AP का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है, तो ये 17 लिखिए बराबर 10वें पद से, तो ये 10 प्लस 14d, ये 17 को लिखेंगे a प्लस 16d, और ये 10 को a प्लस 9d या प्लस 14, ए से ये कट जाएगा, 16 को d में से 9 को घटाइएगा 7d बराबर 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, d बराबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में जो आपको थेल्स प्रमेय है उससे प्रश्न जो है पूछेगा।
देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, जिससे एगो त्रिभुज दे देगा यहाँ पे दिया हुआ है और डी समांतर बी सी दे दिया है, ए डी 2 दिया है, इधर डी बी भी दे दिया हुआ 6, ए ई भी दे दिया हुआ है, आई सी यहाँ पे निकाल लेंगे और निकालने के बाद ए सी भी निकल जाएगा जब ए ई और ए सी जोड़ लेंगे। तो सीधी सी बात है, इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात करके बराबर कर लेंगे, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो 2/6 और 3/, ई सी 2 तिया 6 और 3 गुना हो जाएगा तो 3 तिया 9, ई सी का मान 9 हो गया और ए सी बराबर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, दोनों जोड़ लेंगे तो 3 9 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये सब प्रश्न जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात दिया है 4:9। कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, जैसे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का अनुपात निकालना है। तब बस संगत भुजा का वर्ग कर लिया जाता है, ठीक है, वर्ग का अनुपात निकालेंगे। तो ए बी यहाँ पे दिया हुआ है 4 और डी कितना है 9, तो 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, मतलब इसका अनुपात 16/81। इसमें 2-3 तरह से प्रश्न पूछता है, और भी प्रश्न आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, एक प्रश्न क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF जो है समरूप है और ये दोनों का अनुपात दिया है 16:25 दिया हुआ है, BC बराबर 8 दिया है, तो EF निकालिए। तो सीधी सी बात है, ये दोनों त्रिभुज के अनुपात को लिखिए, अब बटा में संगत भुजा के अनुपात का जो है वर्ग करिए। BC का मान 8 है और EF का निकालना है, इसका दिया है 16:25, तो 16/25 कर लीजिए, बराबर 8 का स्क्वायर 64 और EF स्क्वायर, यहाँ 16 चौका 64 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, गुना में, ठीक है। तो EF स्क्वायर बराबर 100 हो गया, जब स्क्वायर इधर से हटाइएगा, ठीक है, तो इधर रूट आएगा, मतलब तो EF का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, इसमें कई 3-4 तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए AB और DE का अनुपात भुजा का अनुपात दे दिया, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दे दिया है, और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालने को पूछा है। सेम फार्मूला लगा लीजिएगा, और ABC का वैल्यू जो है निकालना है, DEF का रख दीजिए 44, इधर का 3:2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 44 का हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना, 4 से 11 मरतबे कटेगा, 11 9 99 हो जाएगा, 99 cm स्क्वायर आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई होप कि आप सभी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि कोई भी वीडियो इतने दिनों में नहीं दे पाए समय के अभाव के चलते, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में व्यस्त हम रहते हैं, इसीलिए। आइए, इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है कि ODC और OAB या OBA दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि CDO बराबर 70 डिग्री वाला कोण दिया है, और BOC ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 115 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, DOC निकालना है। तो सीधी सी बात है, अही बाह्य जो है कोण जो दिया है इस दोनों अंतः कोणों के बराबर हो जाएगा। तो इस फार्मूले से निकालिएगा, तो इस C पर बना हुआ कोण DCO 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब एक गो त्रिभुज में 2 कोण पता चल गया, तो 180 में से दोनों जोड़ के घटा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे अब चलते हैं। तो अगले चैप्टर का जो प्रश्न है यहाँ पे दूरी सूत्र वाला, तो दूरी सूत्र याद रखिएगा कि क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए x1 + x2/2 x नियामक हो गया, और y1 + y2/2 करिएगा तो y नियामक हो जाएगा। मूल बिंदु यानी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है, यहाँ से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालिएगा तो √x² प्लस y² से निकल जाएगा। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होगा, ठीक है।
चलिए केंद्रक का निर्देशांक कहेगा तो x नियामक में x1 प्लस x2 त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। तो x1 प्लस x2 और प्लस x3/3 करिएगा और y नियामक के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा। तो आप जो है इस सारे फार्मूला को जो एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आएंगे। चलिए आगे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हो गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब कहता है कि त्रिभुज ABC अगर जो है यदि अगर बिंदु ABC संरेख हो, अगर ऐसा दिया रहे तो इस कंडीशन में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होता है। इस पर भी प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। अगर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं, बढ़िया आप अच्छा कर पाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आ कर के ज़रूर लिखिएगा कि क्या जो है आपको इससे लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए अगला देखिए कि tan A बराबर दे देगा 8/15, तो क्या हो गया फार्मूला P/B। तो P और B का वैल्यू निकल गया, तो H वाला जो है पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा, दोनों के वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 17 आएगा। sin A बराबर होता है P/H, 8/17 आंसर हो जाएगा। सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आइए एक बार रिवीजन हम करवा देते हैं। ऐसे भी देखिए पाई, इसमें पाई का वैल्यू जो होता है 180 होता है, काटिएगा जैसे tan 90 हो जाएगा, तो 0 इसका वैल्यू होता है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या h बराबर डायरेक्ट √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब p निकालना हो डायरेक्ट तो √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब b बराबर √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न अगर देता है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, तो इसमें से 9 कॉमन कर लीजिए, तो 9 इंटू सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो ये फार्मूला हो गया। इसके का मान होता है 1, तो 9 इंटू 1 करिएगा तो 9 आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। sin a बराबर P/H, कॉसेक इसके उल्टा होता है तो H/P, tan बराबर P/B, cot a बराबर B/P, cos बराबर B/H होता है और sec a बराबर H/B हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सारे फार्मूला को हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। अब यहाँ पे विलोम वाला sin थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। चलिए आगे देखिए, ये जो होता है पूरक वाला फार्मूला भी आप लोग जो है याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अगला फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला फार्मूला है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत कम समय दे दीजिएगा, यहाँ पे वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। वृत्त पर स्पर्श रेखाएं अनंत खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त के एक बिंदु पर अगर कहे तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ठीक है। अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह जो है स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, ठीक है। जैसे इस पर भी प्रश्न कहेगा, देखिए बाह्य बिंदु एक Q दे देगा और यहाँ से दे देगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और यहाँ से केंद्र तक की दूरी 25 है, तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करिए।
तो ये हो जाता है आपका, देखिए त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब जहाँ पे होगा वो आधार हो गया, और इधर जो बाह्य बिंदु से जो केंद्र तक की दूरी होती है क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो गया, तो यहाँ लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 625, आई हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, घटा लीजिएगा तो 49 हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लीजिएगा 7 आ जाएगा। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है। चलिए इतना जानकारी आप लोग को हम दे रहे हैं, रिवीजन करा दिए, पूरा इसमें मैथ का कॉन्सेप्ट है। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात अगर दे दे 4:1, तो इसी का वर्गमूल निकाल दीजिएगा ना, तो उसके त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, तो 2:1 इसके त्रिज्या का हो जाएगा। परिधि का अनुपात देता है, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो उतना ही आंसर हो जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr² होता है। चाप की लंबाई पूछे तो θ/360 इंटू 2πr होता है, सॉरी यहाँ पे 2πr होगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू r² इंटू साइन थीटा हो जाएगा। चलिए तो इतना क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। लघु वृत्त खंड का त्रिज्य क्षेत्रफल पूछेगा, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लीजिएगा। घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यों होता है, जैसे मान लो आयतन 216 दे दिया, तो भुजा निकालना है तो इसका घनमूल निकाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे अगर कहता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलक होता है और वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 से गुणा किए तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। घनाभ का जो फलक होता है तकार होता है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। आयतन L गुना B गुना H होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B होता है, जिसमें H से गुना कर दीजिएगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो भुजा √2 हो जाता है, ठीक है। अब विकर्ण इधर जो देगा कटा दीजिएगा, भुजा निकल जाएगा। एक और प्रश्न आपसे कहेगा कि इतना सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर इतना में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो कितना घन बनेगा, तो बस बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग दे दीजिएगा। तो 10 सेमी है, तो 10 का क्यू 2 सेमी वाले में बदलना है, तो 2 के क्यू से भाग दीजिए, काट छाँट करिएगा, 125 घन बन जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखिए, सबका फार्मूला हम यहाँ रिवीजन करा देते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π, वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है। कुल पृष्ठ पूछ देता 2πr इंटू क्या हो जाएगा, h प्लस r या r प्लस h हो जाएगा, ठीक है। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा r² माइनस छोटा r²। बेलन का आयतन πr² h होता है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2πr² हो जाता है। चलिए एक नज़र आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा पूरा वीडियो। गोला का आयतन 4/3 πr³ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा। और उसके बाद सॉरी वक्र पृष्ठ जो है 2πr², ठीक है। 1 मिनट, गोला का वक्र पृष्ठ नहीं होगा, यहाँ पे हमने लिखा जो है वह जो है देखिएगा, यहाँ पे गोला का वक्र पृष्ठ नहीं होगा, ठीक है, हटा दीजिएगा इसको। चलिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा। आयतन 2/3 πr³। शंकु का वक्र पृष्ठ 2πrl हो जाएगा। एल निकालने के लिए √h² माइनस r²। इस पर भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। ऊंचाई और त्रिज्या दे करके तिर्यक ऊंचाई कहेगा निकालने के लिए, तिर्यक ऊंचाई एल को कहते हैं, ठीक है, एल से सूचित करते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr इंटू एल प्लस r हो जाएगा। आयतन 1/3 πr² होगा। चलिए आगे देखिए, लास्ट जो माध्य माध्यिका वाला चैप्टर है उसमें से वो पूछेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन है निम्न में, तो माध्य को कहेंगे। माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। और उसके बाद माध्यिका जो होता है, ये सभी फार्मूला माध्य माध्यिका बहुलक वाला आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है।
विस्तार से सब्जेक्टिव के लिए, हम केवल ऑब्जेक्टिव के व्यू से यह बता रहे हैं। माध्यिका को हमेशा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखते हैं। प्रेक्षण अगर n है, संख्या प्रेक्षण की अगर विषम है तो n+1/2 प्रेक्षण उसका माध्यिका हो जाता है। लेकिन अगर n जो है अगर सम दे दे, ठीक है, n अगर सम दे देता है तब उस कंडीशन में माध्यिका जो होगा वह क्या होता है, n/2 प्लस n/2+1वें प्रेक्षणों का माध्य होगा। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट इसको देख लीजिए। अगर ये जो है सम अगर देता है तो n/2 एंड n/2+1वें प्रेक्षण का माध्य निकालिएगा तो माध्यिका निकलेगा। बहुलक क्या होता है, तो अधिकतम बार आने वाला चर मान होता है। जो ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। बहुलक बराबर 3 गो माध्यिका में से 2 गो माध्य घटा लीजिएगा तो बहुलक निकलेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो चलिए, ये था आपका प्रायिकता में। देख लीजिए, प्रायिकता में भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। प्रायिकता क्या होता है, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। कितना हो प्रायिकता हो सबको जोड़िएगा 1 मिलेगा। निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। सभी प्रायिकताओं का योग निश्चित अनिश्चित का 1 होता है। पी क्या है, तो घटित घटना की प्रायिकता P(E0) है, घटित न होने वाली घटनाओं की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E = 1 - P(E0) हो जाएगा। और अगर P(E0) पूछेगा तो 1 - PE हो जाएगा। ठीक, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक संभव नहीं है, ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे -5 दे दे, 1/2 दे दे, ठीक है, -1/2 दे दे, मतलब ऋणात्मक जो है नहीं हो सकता है। बात समझ गए। प्रायिकता जो होता है वह 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। तो बस आपके लिए इतना ही। आशा करते हैं कि 17 फरवरी को आपके एग्ज़ाम में ये जो है कॉन्सेप्ट आपका बहुत मदद करेगा। आपके साथ मेरी शुभकामना है। आपके साथ जो है मेरा प्यार है, सपोर्ट है, सब कुछ है, ताकि आप जो है अच्छा नंबर लाएंगे। इस वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और हम टेलीग्राम पे इसको पूरा डाल देंगे ताकि आराम से एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवीजन भी कर लीजिएगा और कॉपी से अपना रिवीजन भी कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव के लिए बहुत सारा पढ़ाया गया है। चलिए, तो आगे भी एग्ज़ाम के लिए गेस क्वेश्चन इसका मैथ का भी सब्जेक्टिव है, तो कोशिश करेंगे बताने की। और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, धैर्य बनाए रहिए, हिम्मत रखिए। ठीक है, आराम से एग्ज़ाम दीजिए। शुभकामना है आप सभी के साथ। मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करें, एकदम अच्छा करें, अच्छा नंबर लाए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा।